कभी रात में शहर की चकाचौंध से दूर जाकर आसमान को ध्यान से देखा है? हाँ बिल्कुल। वो जो एक खामोश गहरा कैनवस होता है जिस पर हजारों तारे बिखरे होते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि जब हम उन तारों को देखते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की खिड़की में झांक रहे हैं। पर आज जो लेख हमारे पास है उसकी पहली ही पंक्ति ने मेरी ये पूरी सोच ही बदल दी। अच्छा। आज हम हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास जो लेख है वो सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय पता है कि इस अनंत विस्तार में हम आखिर हैं कहाँ। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन से ऊपर उठाकर एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। हाँ, ये लेख हमें याद दिलाता है कि हम सबकी कहानी, इंसानों की कहानी, पृथ्वी की कहानी, ये सब एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी के अंदर एक छोटा सा अध्याय है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए तो फिर उस बात से शुरू करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। लेख कहता है कि रात में हमें अपनी आंखों से जितने भी तारे दिखते हैं, हर एक तारा वो सब हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा का ही हिस्सा है। जी। मतलब हम जिसे पूरा ब्रह्मांड समझ रहे थे वो तो बस हमारा अपना मोहल्ला है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, मोहल्ला। हाँ, पर ये कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है। हाँ ये तो है। इस लेख के आंकड़े वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अनुमान के मुताबिक 100 से 400 अरब तारे हैं। 400 अरब? हाँ, 400 अरब। एक मिनट, इस संख्या को समझना भी मुश्किल है। इसका कोई अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसे ऐसे सोचिए, कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों और रेगिस्तानों को मिलाकर जितने रेत के कण हैं, अच्छा, हमारी आकाशगंगा में उससे भी ज्यादा तारे हो सकते हैं। अरे वाह। और हमारा सूरज, जिसके चारों ओर हमारी दुनिया घूमती है, जो हमारे लिए जीवन का केंद्र है, हाँ, वो इन 400 अरब तारों में से बस एक साधारण सा औसत आकार का पीला तारा है। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। ये सोचना ही विनम्र बना देता है। तो हम इतने सारे तारों के बीच तैर रहे हैं और ये आकाशगंगा कितनी बड़ी है? लेख में प्रकाश वर्ष का जिक्र है। हाँ। इसका व्यास यानी एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। 1 लाख प्रकाश वर्ष? अब ये सुनने में सिर्फ एक संख्या लगती है, पर इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम सोचते हैं कि प्रकाश वो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीज है। सही। ये 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। उस रफ्तार से चलने वाली रोशनी को भी हमारी आकाशगंगा को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम रात में किसी दूर के तारे को देखते हैं तो हम असल में उस तारे को वैसा देख रहे हैं जैसा वो हजारों साल पहले था। बिल्कुल। हम तक जो रोशनी पहुंच रही है वो तो उसका अतीत है। हम अनजाने में ही एक टाइम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ब्रह्मांड के इतिहास में झांक रहे हैं और ये विशाल तारों का शहर सिर्फ अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। मतलब? ये लगातार घूम रहा है और हम सब इसके साथ एक बहुत लंबी यात्रा पर हैं। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब हम सिर्फ अपनी धुरी पर या सूरज के चारों ओर नहीं घूम रहे, हमारा पूरा सौर मंडल ही कहीं और जा रहा है। जी हाँ, हम सब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडी झूले पर बैठे हैं। हमारा पूरा सौरमंडल मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं है, ये बहुत धीमी रफ्तार से हो रहा है। कितना धीमा? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता होगा? लेख के अनुसार हमारे सौरमंडल को आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 22 से 23 करोड़ साल लगते हैं। 23 करोड़ साल? हाँ, इस अवधि को कभी-कभी एक कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है। 23 करोड़ साल, ये समय इतना ज्यादा है कि इंसानी दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। इसे समझने के लिए हमें इतिहास की किताबों से भी बहुत पीछे जाना होगा। पिछली बार जब हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में ठीक उसी जगह पर था जहां हम आज हैं, तब पृथ्वी पर डायनासोर के युग की बस शुरुआत हो रही थी। सच में? डायनासोर के समय? जी, तब से लेकर आज तक डायनासोर आए, उन्होंने 15 करोड़ साल से ज्यादा राज किया, वे विलुप्त हो गए, महाद्वीप अलग हुए, पहाड़ बने, इंसान विकसित हुए, हमने सभ्यताएं बसाई, हाँ, पिरामिड बनाए, इंटरनेट बनाया, और इस पूरे समय में हमने आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर पूरा किया है। मतलब इंसानों का पूरा ज्ञात इतिहास, हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारी सारी खोजें, वो सब इस एक ब्रह्मांडीय साल के कुछ आखिरी सेकंड्स जैसा है। बिल्कुल। ये सोचने पर अपनी डेडलाइंस थोड़ी कम जरूरी लगने लगती हैं। कह सकते हैं, ये हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। तो अगर हम इतने बड़े झूले पर घूम रहे हैं तो हर झूले का एक केंद्र होता है, एक धुरी।
हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा का केंद्र क्या है? किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये 400 अरब तारे? ये हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा रहस्य है जो उसके केंद्र में छिपा है। क्या है वहाँ? वहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए, मतलब सैजिटेरियस ए स्टार। सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये सुनने में ही भारी भरकम लगता है। हैवी। लेख कहता है कि इसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। जी। 40 लाख सूरज एक ही जगह पर। क्या इसीलिए सब कुछ इसके चारों ओर घूम रहा है? बिल्कुल, यही वो गुरुत्वाकर्षण का लंगर है जो पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखता है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये अपने आसपास स्पेस और टाइम यानी दिक् काल को ही मोड़ देता है। और हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, है ना? नहीं, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं आ सकती। तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये वहां है, अगर वो अदृश्य है तो? ये बहुत दिलचस्प है। खगोलविदों ने दशकों तक आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद तारों की गति पर नजर रखी। अच्छा। उन्होंने देखा कि ये तारे किसी अदृश्य चीज के चारों ओर बहुत तेजी से और बहुत अजीब कक्षाओं में घूम रहे हैं, जैसे मधुमक्खियां किसी छत्ते के चारों ओर। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो उन तारों की गति और रास्ते का हिसाब लगाकर ही वे ये पता लगा पाए कि केंद्र में कोई बहुत भारी, बहुत सघन चीज होनी चाहिए और वो सिर्फ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही हो सकता है। कमाल की जासूसी है ये तो, है ना? तो हमने अपनी आकाशगंगा के आकार, उसकी गति और उसके रहस्यमयी दिल की बात की। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा या हमारी आकाशगंगा का भी कोई भविष्य है, कोई अंत है? हर चीज का भविष्य होता है और हमारी आकाशगंगा का भी है। और लेख में एक बहुत बड़ी और नाटकीय घटना की भविष्यवाणी की गई है। क्या? हमारी आकाशगंगा एक टक्कर के रास्ते पर है। टक्कर? किसके साथ? हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा के साथ। एंड्रोमेडा? एंड्रोमेडा हमसे लगभग 4.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन वो रुकी हुई नहीं है। वो लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधा हमारी ओर आ रही है। ये हमें कैसे पता कि वो हमारी तरफ आ रही है, हमसे दूर नहीं जा रही? ये हम उसकी रोशनी से पता करते हैं। जब कोई चीज हमारी ओर तेजी से आती है तो उसकी प्रकाश तरंगें दब जाती हैं और नीले रंग की ओर खिसक जाती हैं। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अच्छा। एंड्रोमेडा की रोशनी में यही ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है। ये एक तरह का कॉस्मिक स्पीडिंग टिकट है जो बताता है कि वो हमारी तरफ आ रही है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये कब होगा? और टक्कर से मेरा मतलब है, क्या तारे आपस में टकराएंगे? क्या हमारा सौर मंडल तबाह हो जाएगा? देखिए, ये टक्कर आज से लगभग 4 अरब साल बाद होगी। 4 अरब साल? हाँ, लेकिन यहाँ टक्कर शब्द थोड़ा भ्रामक है। ये किसी दो गाड़ियों की टक्कर जैसा नहीं होगा। इसे एक विलय या मर्जर कहना ज्यादा सही होगा। मैं समझी नहीं। मतलब दो आकाशगंगाएं जिनमें खरबों तारे हैं आपस में मिल जाएं और कुछ भी ना हो? आपका सवाल जायज है, लेकिन इसका जवाब आकाशगंगा के उस विरोधाभास में छिपा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। कि तारे बहुत हैं पर जगह भी बहुत है। बिल्कुल। भले इसमें 400 अरब तारे हैं, लेकिन उन तारों के बीच की खाली जगह बहुत बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि दो तारों के आपस में टकराने की संभावना लगभग 0 है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे मधुमक्खियों के दो बहुत बड़े झुंड एक दूसरे के आर पार से गुजर जाएं। शायद ही कोई दो मधुमक्खियां आपस में टकराएं। कुछ वैसा ही होगा। तो फिर होगा क्या? अगर तारे नहीं टकराएंगे तो बदलेगा क्या? गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे के आर पार गुजरेंगी, फिर वापस खींचेंगी। और शायद कई बार ऐसा होगा। हर बार गुजरने पर उनका आकार गुरुत्वाकर्षण की खींचतान से बदल जाएगा। और आखिर में अरबों सालों की इस धीमी प्रक्रिया के बाद वे दोनों मिलकर एक हो जाएंगी और एक नई और भी बड़ी अंडाकार आकाशगंगा बनाएंगी। और लेख में इस नई आकाशगंगा का एक नाम भी सुझाया गया है, मिल्ड्रोमेडा। हाँ, मिल्की वे और एंड्रोमेडा को मिलाकर। ये सोचना ही कितना अजीब है कि 4 अरब साल बाद अगर कोई यहाँ से आसमान को देखेगा तो उसे एक बिल्कुल अलग नजारा दिखेगा। हाँ, और वो एक शानदार नजारा होगा। लाखों सालों तक रात का आसमान दो आकाशगंगाओं के इस ब्रह्मांडीय नृत्य से जगमगाता रहेगा। ये ब्रह्मांड का सबसे धीमा और सबसे भव्य लाइट शो होगा। इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने आकाशगंगा की विशालता को समझा, ये जाना कि हम उसमें लगातार घूम रहे हैं और ये भी देखा कि भविष्य में उसका क्या होने वाला है। ये सब जानने के बाद ईमानदारी से कहूँ तो खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस कर रही हूँ। हम इस पूरी कहानी में एक धूल के कण जितने भी नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ।
ये एहसास होना स्वाभाविक है। ये हमें विनम्र बनाता है। ये एहसास कराता है कि हमारी रोजमर्रा की चिंताएं, हमारी सफलताएं ब्रह्मांड के इस विशाल मंच पर कितनी क्षणिक हैं। बिल्कुल। लेकिन लेख का अंत एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात से होता है, जो इस छोटेपन के एहसास को एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली अर्थ देती है। आप उस पंक्ति की बात कर रहे हैं, हम तारे नहीं पर तारों की धूल से बने हैं। मैंने इसे पहले भी सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जिन तत्वों से आपका और मेरा शरीर बना है, हमारे खून में बहने वाला लोहा, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कैल्शियम, हमारे डीएनए का कार्बन, बिल्कुल, ये सभी तत्व ब्रह्मांड की शुरुआत में यानी बिग बैंग के समय मौजूद नहीं थे। तब सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं। तो फिर ये भारी तत्व आए कहाँ से? वे अरबों साल पहले विशाल सितारों के गर्भ में बने। सितारे असल में ब्रह्मांड की फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। वे अपने केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम को जलाकर कार्बन, ऑक्सीजन, लोहे जैसे भारी तत्व बनाते हैं। और जब वे तारे अपने जीवन के अंत में एक जोरदार सुपरनोवा विस्फोट में फट गए, तो उन्होंने इन बनाए हुए तत्वों को पूरी आकाशगंगा में बिखेर दिया। यही इसका सार है। वो तारों की धूल, वो स्टारडस्ट, समय के साथ गैस के बादलों में मिली, फिर गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठी हुई, जिससे नए तारे बने, नए ग्रह बने, और उन्हीं में से एक ग्रह यानी पृथ्वी पर जीवन पनपा। तो हम और ब्रह्मांड एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हैं, ब्रह्मांड हमारे अंदर मौजूद है। आपकी हर कोशिका में एक प्राचीन तारे की कहानी छुपी है, और जैसा कि लेख कहता है, यहीं से हमारी सारी कहानियां शुरू होती हैं। तो आज हमने अपनी आकाशगंगा के बारे में बहुत कुछ जाना, उसकी विशालता से लेके उसके केंद्र में छिपे ब्लैक होल तक, और एंड्रोमेडा के साथ उसकी भविष्य में होने वाली मुलाकात तक। ये चर्चा हमें हमारी रोज की जिंदगी से ऊपर उठा के एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने का मौका देती है। बिल्कुल। और ये एहसास कराती है कि हम एक बहुत ही गतिशील, अद्भुत और लगातार बदल रहे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? जैसा कि लेख में बताया गया है, अगर हम सब तारों की धूल से बने हैं, अगर हमारे अंदर वही तत्व हैं जो कभी सितारों में थे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे जरिए ये ब्रह्मांड खुद को जानने और समझने की कोशिश कर रहा है? मतलब हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो चेतना हासिल कर चुका है। हाँ, और वापस उसी ब्रह्मांड को देख रहा है जिससे वो बना है। इस विचार पर श्रोताओं को छोड़ते हैं।